बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत ही इस सर्द माहौल में बहुत ही गर्म मौजू है हमारा। एक सियासत के मैदान में जो गर्मी है, जो मौजूदा जो गर्मा गर्मी है, उसके हवाले से हमने बात करनी है। कल कौमी असम्बली के इजलास में एक स्टेटमेंट थी बिलावल ज़रदारी भुट्टो की, और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि सदी में एक दफ़ा बहरान आता है, और वो बहरान ये है। तो उन्होंने कहा कि मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ उनकी स्टेटमेंट से। जो सदी का सबसे बड़ा बहरान था वो कोरोना नहीं है, वो इमरान खान है। और एक तरफ ऐसी बात, दूसरे सूबे सिंध में अगर आ जाए तो कौमी असम्बली के बाहर भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो जमात इस्लामी ने एहतजाज जारी रखे हुआ है, और उसमें PSP पाक सरज़मीन पार्टी जो है वो भी उनके साथ शरीक हो चुकी है। और सईद गनी साहब ने भी उनके हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में ये कहा है कि आप अपने वज़न के मुताबिक बात करें। मिनी बजट के हवाले से बात करेंगे हम कि हुकूमत की मिनी बजट मंजूर कराने की हिकमत अमली क्या तैयार हो गई है, और कौमी असम्बली हुकूमत और अपोजिशन में तकरार जो है, क्या फाइनेंस बिल मंजूर हो पाएगा। तो इन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही काबिल और अहम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम तजिया लेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ हैं जनाब नदीम मौलवी साहब। आप माहिर माशियात हैं, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम, तबीयत ठीक है? अच्छा है ना सब? माशाल्लाह, करम है ऊपर वाले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और आप भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारे प्रोग्राम में अपने एक ख़ास अंदाज में तजिया पेश कर चुके हैं। जनाब फारूक डैडी साहब, आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक जनाब, आज़ाद। अच्छा नदीम भाई, मिनी बजट की मंजूरी क्या हुकूमत जीत जाएगी, क्या कहते हैं? देखेंगे तो कबल वक्त है कि मैं इस वक्त बोलूँगा जीत जाएगी या नहीं जीतेगी। बात सिर्फ ये करना है कि ये मिनी बजट बनाया क्यों, आ क्यों रहा। ठीक है जी। देखिए, हुकूमत के पास दो तरीके होते हैं मुल्क चलाने के। ठीक है। एक ये होता है जो कि टैक्स वसूल किया जाए, दूसरा होता है कारोबार किया जाए, यानी कि PNSC अच्छा काम करें, रेलवे अच्छा काम करें, PIA अच्छा काम करें, और मजीद ऐसे इदारे बना दें जिससे आमदनी हो, जिससे कमाई हो। ठीक है, ठीक है। ये आमदनी की तरफ तो कोई गौर ही नहीं करता कि चलो यार हम नए हुकूमती इदारे बनाएं जिससे हम पैसे कमाएं, ताकि आवाम से हमें टैक्स ना लेना पड़े, हम अपने ही इदारों से कमा के मुल्क को चलाएं। दो किस्म के होते हैं। तो जो इदारे हैं उनसे हमें प्रॉफिट आ रहा है या उधर से नुकसान ही बर्दाश्त कर रहे हैं? आज तक हमने कभी उसके ऊपर ना कंसंट्रेट किया, और उन इदारों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया। और हमें सबसे आसान काम लगता है कि अवाम के जेब में हाथ डालो, निकालते जाओ। ये पिछले 70 सालों में होता है, क्योंकि जो भी मुल्क तरक्की करता है वो अपने इदारे बनाता है। हमारे यहाँ कहते हैं इदारे बेच दो या बंद कर दो, अवाम का जेब हाजिर है। जैसे एक फकीरनी 6 बच्चे पैदा करती है कि बच्चों को बाहर भेज देती है, भीख मांग के लाओ, मैं आराम से बैठी हुई हूँ, खुद नहीं कमाना मैंने। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही हो गया है कि अवाम जो है, बच्चे हैं, वो बेचारे जाते हैं, कमाते हैं, उनके जेबों में हाथ डाला जाता है। मजीद कहते हैं जी टैक्स और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए, मगर दूसरी तरफ जो कमाने के तरीके होते हैं, यानी इदारे होते हैं, आप देख लें 70 सालों में इदारे कम होते गए, बढ़ाए नहीं गए। PIA, रेलवे और न जाने कितने इदारे जिससे आप कमा सकते हैं, जिससे आप मुल्क, देखिए महंगाई दुनिया भर में होती है, मगर उस महंगाई को संभालते हैं, उस महंगाई में भी लोग जी रहे होते हैं। मगर हमारे यहाँ अगर महंगाई होती है हम फंस जाते हैं। हम वो कौम है, जब बारिश आती है, जब हम गीले हो रहे होते हैं, तब हम जाते हैं छतरी खरीदने। पहले से छतरी कोई नहीं खरीदता। जो भी सियासतदान है, अभी बारिशें आएंगी, नाले बंद हो जाएंगे, फिर नालों की सफाई, उस वक्त याद आएगा, और फिर उसके बाद कहेंगे जी नाले तो साफ थे, पानी क्यों आया? नाले बढ़ाए नहीं।
क्योंकि ये नाले बने 50 साल पहले। नाले बड़े करना, हम प्लानिंग की तरफ नहीं आए। इकोनॉमिक की हम बात करेंगे क्योंकि बजट की बात है, तो हमारे पास इकोनॉमिक प्लान को इतने साल का, 10 साल का बनाया शौकत तरीन साहब ने, आई डोंट थिंक 5 साल का इकोनॉमिक प्लान, कोई इकोनॉमिक मॉडल पेश किया है जनाब, जिसके तहत के कहे जनाब ये इकोनॉमिक मॉडल है। कहा जाता है 3 महीने में सही हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद कहा जाता है फिर 3 महीने में सही हो जाएगा। टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे चीजें होती रहती है। कहा जाता है जनाब मिर्ची पे ही तो टैक्स डाल लें हम, खाना पकाने में हर जगह मिर्ची इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। कहा जी लैपटॉप पे तो डाल लें जनाब, तालीम हासिल करने के लिए लैपटॉप का होना बुनियादी चीज है आज के दौर में, बहुत जरूरी है। कहा जाता है जी ब्रांडेड दूध, आप मुझे बताएं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है? गंदा दूध ले लो, खुला दूध ले लो, नहीं डॉक्टर रेकमेंड करता है ना कि माँ का दूध बहुत अच्छा है, मगर माँ मेल न्यूट्रिशन की वजह से 1,70,000 बच्चे साल के पाकिस्तान में मरते हैं, जो कि 5 साल की उम्र तक नहीं पहुंच सकते। ये WHO की रिपोर्ट है। और उन्हीं वही बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर भी संभाल सकते हैं, फ्यूचर भी संभाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं माशाल्लाह से अमेरिका यूरोप घूमते हुए आते हैं, बैंकर्स होते हैं, ये वो बैंकर्स होते हैं जो कि मैं बताऊं पाकिस्तान के गवर्नर स्टेट बैंक की जो तनख्वाह आप देख लें और मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक के जो MD है उनकी तनख्वाह देख लें, बराबर ही होगा। अच्छा, और ये भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादा गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो ताकतवर है, ये वो एहसन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। ऑब्वियसली दुनिया भर में होता है। देखिए दुनिया में 2 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मुल्क चलाने के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर और आपका स्टेट बैंक का जो हेड होता है। आपका पूरी इकोनॉमी उसी के हिसाब से चलती है। तो अगर हमें इकोनॉमी को दुरुस्त करना होता है तो हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लान, जो महबूबुल हक साहब ने दिया था, जो 60s का दौर था, जो हम कहते हैं सबसे कामयाब दौर थे, वो एक इकोनॉमिक प्लान से चलते थे, जो हमने 60s की खुशहाली देखी थी, उनके हम मॉडल होते थे। अब ये बैंकर्स ने आपकी इकोनॉमी संभालना शुरू किया। सही, इकोनॉमिस्ट नहीं, मैं आपको बता दूं। अच्छा, इकोनॉमिस्ट नहीं, बैंकर बैंकर इज डिफरेंट, इकोनॉमिस्ट इज डिफरेंट। बैंकिंग आप अलग पढ़ रहे होते हैं, बैंकिंग लॉज होते हैं, ठीक है। बैंकर इज समथिंग, वो आपको 2 + 2 4 बताएगा। हाँ, इकोनॉमिस्ट विल टेल यू कि अगर आपके पास 1 है तो उसको 4 बनाने का तरीका क्या है। An economist will work according to the resources he has and will develop a plan to improve the economy. तो पाकिस्तान में जब आप इकोनॉमिस्ट अच्छा लेके आएंगे, और इकोनॉमिस्ट को होना चाहिए पाकिस्तान के अपना शहरी, जिसको पता हो कि माशरे के अंदर किस तरह की महंगाई है, किस तरह से ये माशरा चल रहा है, किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। ठीक है सर, इस पे यकीनन बात की जाएगी। फारूक डाडी साहब, तो मुझे ये बताइए कि सालाना बजट तो हम सुनते आए कि बजट आ गया, जिसके ऊपर वो अपोजिशन भी हमेशा एतराज़ करती रही है, अवाम भी चीखें मारते रहे हैं, और हुक्मरानों की तरफ से वो अवाम दोस्त बजट हुआ करता है हमेशा से। ये मिनी बजट की ज़रूरत क्यों पेश आई है, और मतलब क्या ये कोई अच्छी चीज़ है, इससे कोई फ़ायदा होगा आवाम का? देखिए, मिनी बजट जो है वो हर दौरे हुकूमत में एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार भी आते रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपके वक्त ज़रूरत के तहत, आपकी मईशत के रिक्वायरमेंट के तहत ये मिनी बजट लाए जाते हैं। इस वक्त आपकी इकोनॉमी पे इतना दबाव है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि आप जाके आप देखिए दुनिया में इस वक्त जो महंगाई का रेशो है, पिछले 25 साल में सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगाई का रेशो ऊपर बढ़ा हुआ है, और वो असर यकीनन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क पे भी असरअंदाज है। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम 2 है, एक तो वो असर है, दूसरा हमारे यहाँ के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनका बहुत कलीदी किरदार है, वो जो माल को छुपा देते हैं और महंगाई मज़ीद बढ़ा देते हैं। अब इनको सियासी पुष्पनाई भी हासिल होती है, और बेशतर वही सियासी लोग इसमें मुलविस होते हैं, जो आपने देखा होगा सिंध में 20-20 अरब की गंदम चूहे खा जाते हैं, तो वो चूहों को जब पकड़ा जाता है तो वो पैसे भी देते हैं कि हाँ ये 20 अरब रुपए अभी नैब ने निकलना है।
अभी जो गुफ्तगू हो रही थी सर, यहीं पे जरा पिछली बात के हवाले से मैं एक जुमला इसमें और शामिल करना चाहता था कि अगर ज़ख़ीरा अंदोज जो हैं या माफिया जो हैं, अगर इनका कलीदी किरदार है इस सारी ख़राब सूरत हाल में, तो इन सबको पकड़ने के लिए भी सिस्टम में एक पूरा एक हिसाब किताब होता है जो इनको गिरेबान से पकड़ते हैं, जिनकी डर की वजह से, जिनके खौफ की वजह से ये इस तरह की हरकतें जो जराइम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आम लोग, एक गरीब आदमी, गरीब का बच्चा जो है ना वो मुतासर नहीं होता। वो सारा निज़ाम कहाँ पे है? क्या हुकूमतें इतनी नाजुक और कमज़ोर हैं कि वो इनको कुछ कह ही नहीं सकती हैं? ये सिर्फ 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों के पास ये सारे इख्तियारात आ गए हैं, और आपने देखा कि सूबाई हुकूमतें भी जो है वो एक सियासत पर मुलविस हो जाती। मिसाल के तौर पर 18वीं तरमीम के बाद हुकूमतें इस काबिल नहीं रही कि इन मुजरिमों को पकड़ सकें। नहीं, बिल्कुल काबिल है, लेकिन वो उनकी पुष्पनाही करती है। अगर 20 अरब की गंदुम अगर की चूहे खा जाते हैं सिंध में, तो क्या ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम है उनको पकड़ना कि भाई ये गंदुम गई कहाँ है। अब जब सिंध गवर्नमेंट नहीं पकड़ती और नैब ने जब उन पे हाथ डाला, तो उन चूहों ने 20 अरब रुपए निकाल के दिए कि ये लीजिए, ठीक है ना। अब बात सारी ये कि अभी हमने मरी में नहीं देखा कि कितना जुल्म किया वहां के लोगों ने। अब जब अवामी सतह के ऊपर लोग खुद ही इतने बेहिस हो जाए और इतने नालायक हो जाए, तो हुकूमत किस किस का गिरेबान पकड़ेगी? ये तो हमें माशरे में हर फर्द का फर्ज है कि वो भी एक कानून के मुताबिक चले और इखलाकियात को मद्देनजर रखे। दुनिया में ऐसी मिसालें आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मरी में लोगों के साथ इन्होंने किया कि 500 रुपए का अंडा, 5,000 रुपए के रूम का किराया 50 हज़ार रुपए ले रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, औरतें अपने जेवर रखते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मरी का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। सर, धक्का लगाने का 5-5 हज़ार रुपए ले रहे हैं। आप देखिए, और आप गाड़ियां अगर आप कहते हैं आपको ये क्रॉस करवा देते हैं ये फीस, ठीक है, और वो अपनी जीप और गाड़ियां जंजीर वगैरह ला के कहते हैं 5,000 रुपए। अच्छा, और ये भी पता चला कि वो बर्फ भी उन्होंने खुद फेंकी वहां पे उस जगह पे। बिल्कुल, यही मैं कहने जा रहा था। खैर, मैं आपकी एक जो पहले डिस्कशन हो रहा था उस पर मैं जरा रोशनी प्लीज। इन्होंने, जैसे आपने पूछा कि क्या स्टेट बैंक का गवर्नर प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल है, तो मैं बड़े अदब के साथ इसकी नफी करता हूँ। अच्छा। कि प्राइम मिनिस्टर के आगे वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि पीटीआई की हुकूमत आने से पहले अगर आप उनका मंशूर देखें, इमरान खान हर जगह कहते रहे कि हम तमाम इदारों को ऑटोनोमस बॉडी बनाएंगे, चाहे वो स्टेट बैंक हो, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, हमारी जुडिशरी हो, जितने भी इदारे हैं। अब अगर लोग ये कहते हैं कि आपने IMF के आगे मुल्क को गिरवी रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब उनको इख्तियारात दिए तो इसी पार्लियामेंट ने दिए, और जिस वक्त भी अगर स्टेट बैंक से इख्तियारात वापस लेने होंगे तो यही पार्लियामेंट उनसे दोबारा ले सकती है। अमेरिका की पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं इसके लिए। तो ये बड़ी मजे का खेज बातें जो लोग कहते हैं कि जनाब मुल्क को तो जो है आपने उसमें गिरवी रख दिया IMF के पास। देखिए, जब IMF से आप कर्जा लेंगे तो वो भी अपनी सिक्योरिटी चाहेगा, मुझे पैसे आप कैसे दोगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ माशी से ज़्यादा सियासी पहलू है। आपको, क्योंकि आपको, हम और आप जानते हैं कि ये इदारे जो है IMF, FATF वगैरह जितने भी हैं, ये अमेरिका बहादुर के मातहत चलते हैं, और वो हम पे दिन ब दिन प्रेशर बढ़ा रहा है। इस वक्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर भी अच्छे हैं, आपके 25-26 अरब, आपकी एक्सपोर्ट भी इस वक्त तकरीबन 25 अरब के दरमियान है, और इनका जो हदफ है वो 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हो, तो ये भी ये लोग अचीव कर लेंगे। और अगर हम एप्टमा के फिगर्स को लें तो ये $30 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हो जाएगी। आप पैसे कहाँ कमाते हैं? एक्सपोर्ट से ही आपको डॉलर मिलते हैं, ठीक है ना। हमारी कैपेसिटी है कि हम 50-60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सर क्या एक्सपोर्ट करते हैं वैसे हम लोग, क्या कर रहे हैं बताएं जरा। देखिए, ज्यादातर तो हम टेक्सटाइल में हैं। टेक्सटाइल में कॉटन जितना हम प्रोड्यूस किया करते थे ना, उससे उसकी कई गुना कम होगी है। एडिड वैल्यू एडिशन हमारे पास ये तो कोविड की वजह से और कहीं कुछ था नहीं, सिर्फ हमारी दुकान खुली हुई थी और लोग हमारे पास गाहक जो है ना दूसरे दुकानदारों के आ रहे थे। ये आपको पता है, अच्छी तरह इस बात का पता है। ज़राअत के शोबे में कितना काम हुआ है, जरा वो गिनवा दीजिएगा, पता चल जाएगा कि जनाब इन्होंने बड़ा काम किया एक्सपोर्ट के हवाले से या वैसे भी। नहीं, देखिए, ज़राअत की आप जैसे बात कर रहे हैं,
अब जैसे गन्ना 150 रुपये उनको पहले दिया जाता, आज 250 रुपये दिया जा रहा है। इस गंदुम 1300 रुपये थी तो आज उनको 1800 रुपये या 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। यूरिया की भी कीमत इसी तरह बढ़ी है, यूरिया बीज की भी इस तरह बढ़ी है, हर चीज बिल्कुल, बाकी डीजल वीजल सारा कुछ इसी तरह ही बढ़ा है वो। अच्छा, एक चीज और, वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर साहब वो कहते हैं कि हम अपोजिशन की दी हुई मईशत को ट्रैक पर लाए, तो ये ट्रैक पर आ गई है क्या मईशत? एक वक्फा है, वक्फे के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में आज हम मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो सियासी गर्मा गर्मी है इस हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब और फारूक डाडी साहब। वक्फे से पहले फारूक डाडी साहब से हम बात कर रहे थे। नदीम मौलवी साहब, वफाकी जो वजीर तवानाई हैं हमाद अजहर साहब, उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन की दी हुई मईशत को ट्रैक पर लेके आए। एक तो वो बताइएगा कि ट्रैक पर किस तरह आई है और हम किस तरह आने वाले दिनों में ज़रा और इससे बेहतर अंदाज पर ट्रैक पर रह सकते हैं। और दूसरा जो फारूक डाडी साहब ने फरमाया कि एक्सपोर्ट्स के जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह, और अभी तक जो हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो प्रोग्रेस रही है वो अच्छी रही है। इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, अमीर अमीर तर होते जा रहा है, गरीब गरीब तर होते जा रहा है। पॉलिसीज जो होती है वो अच्छी होती है जिसके अंदर जो इकोनॉमिक साइकिल है वो घूमता रहे, पैसा एक जगह पे ना नजर आए। ठीक है, हम फिगर्स और मुख्तलिफ जगहों पे फिगर्स को करके हम कहते हैं कि जनाब ये हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क तरक्की वो करता है जब अवाम तरक्की कर रही होती है। ठीक है जी, जिंदगी बेहतर हो रही होती है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इंडस्ट्री को बेहतर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम किया जाता है। बिजली की कीमतों में कमी आ जाए, गैस की कीमतों में कमी और फराहमी है, दोनों चीज आता है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। चीन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो जंग लड़ता है वो है इकोनॉमी की, और वो चाहते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। ये जो सी पैक का रास्ता बना रहे हैं, सी पैक डेवलप कर रहे हैं, चीन इसलिए कर रहा है कि वो अपने गुड्स की कॉस्ट जो है उसकी कम करे। हमारे यहाँ पिछले 70 सालों से आज तक हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जिंदा रहने के लिए भी हमारे जो अखराजात है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि प्लानिंग नहीं है। देखिए, मैं महंगाई दुनिया भर में है, मगर मैं फिर कहूँगा कि हमारे यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे यहाँ डकैतियाँ, कत्ल, गारत ये सब बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हमारी आमदनी उतनी ही है मगर हम उसके ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं। हम एक सियासतदान जो है हम नंबर्स के ऊपर खेल रहे हैं कि जनाब ये हमारा बहुत अच्छा हो गया, वो बहुत अच्छा हो गया। नंबर्स का खेल बंद कर दें। आज भी अगर आप देखें, हम कहते हैं जी ड्यूटियां लगा रहे हैं। ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं? अगर आपके मुल्क के इतनी बुरे हालात है, आप इंपोर्ट बंद क्यों नहीं कर देते? आप सारी ये जो लग्जरी गाड़ियां हैं, तकरीबन 30 से 40% जो अमीरों की गाड़ियां हैं वो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जितनी करोड़ों रुपए की पराडोज है आपके एमपी एमएनए कर रहे हैं। आज जाएं एक एक एमपी एमएनए के घर में जाके देखें, कोई सुजुकी ऑल्टो नजर नहीं आएगी। शुरुआत आप अपने आप से करें, फिर अवाम की तरफ आए, टैक्सेस की तरफ। अच्छा सर, नदीम सर देखें, एक तो बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, महंगी महंगी जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी जिन पे एतराज़ है, उनको बंद करने से पहले उसी की मतलब इक्वल क्वालिटी की चीज़ पाकिस्तान में प्रोड्यूस करना भी जरूरी है। देखिए, मैं कहता हूँ हम दूध, पाकिस्तानी दूध अपने बच्चों को देंगे, मगर क्या आपका दूध वो क्वालिटी मेंटेन करेगा? आज आपके बात करने के ऊपर टैक्स है। जो टेलीफोन पे आप बात करते हैं ना, उसके ऊपर आप जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। यही अदालत थी जिसने कहा था कि ये जो टैक्स है, ये जो कार्ड्स पे आप मोबाइल फोनों पे डालें, खत्म कर दें। हम दोबारा ले आए उसी को। जो अदालत ने कहा था कि आप बेकार में टैक्स ले रहे हैं, यानी कि मोबाइल कंपनी वाले भी टैक्स देते हैं। जो मैं बात कर रहा हूं, मैं कार्ड लेने जाता हूं 100 रुपए का, उसके ऊपर भी टैक्स दूंगा। हर चीज पे टैक्स। मैं अगेन कहूंगा, टैक्सेस जितना बढ़ाएंगे उतनी गुर्बत बढ़ेगी। आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। आप अपने हुकूमत को कहूंगा अपने पैर पे खड़े हो जाएं, इदारे बनाएं। खैरात देने से बेहतर है आप नौकरियां दें।
आप इदारों को बनाएं, आप जितने हो सकता है। इदारे इसलिए नहीं बनते क्योंकि इदारों को चलाना मुश्किल होता है। सही। अच्छा सर, जो इमरान खान साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा बहरान है, तो इस हवाले से आप क्या ख्यालात रखते हैं? देखिए, जो बिलावल कह रहे हैं वो अपने कद से बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको तो ये भी नहीं पता कि बस का किराया उनके बिलावल हाउस से सदर का कितना है, या टैक्सी में कभी बैठ के या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्होंने सफर किया है, या कभी अपने घर के बार्बर के स्टोर से कभी एक डबल रोटी खरीदने गए, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको तो जो पर्ची पे लिख के दिया जाता है वो कह रहे हैं। अब बात ये शायद छोटे होते किया हो, अब तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वो सामने तो मार्केट से ही सारा पहले अपने कद को देखें और फिर सामने बात करें। अब बात रही कि इदारों की, देखिए प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अभी इमरान खान की हुकूमत 3 साल में जो भी है, आप अगर ये चाहे कि 40-50 साल का सारा मलबा उस पर डाले और वो रातों रात ठीक कर दे, ये मुमकिन ही नहीं। सही है, ठीक है ना। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि टर्बेला डैम के बाद कोई एक डैम भी पाकिस्तान में बना नहीं बना। नहीं। जो मुशर्रफ ने ऐलान किया था जिन डैमों का, वो डैम भी दोनों हुकूमतों ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और PMLN की गवर्नमेंट, 2008 से 18 तक एक डैम पे भी काम नहीं किया। क्यों? कि अमेरिका बहादुर को वो नाराज करना नहीं चाहते थे। और तो हमारे डैम से अमेरिका क्यों नाराज होगा? पाकिस्तान तरक्की ना करे, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा ना हो और वो अमेरिका की गुलामी में बदस्तूर है। आज जिस तरह इमरान खान बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो दूसरे ममालिक हो, उनको तो आदत ही नहीं थी कि पाकिस्तान कोई सवाल कर सके। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। इमरान ने लोगों को बताया कि मुल्क को कैसे एक डिग्निटी और ऑनर के साथ चलाया जाता है, और दूसरे ममालिक के जो हेड ऑफ द स्टेट है, बेशक आप गरीब हो लेकिन आपको अब इतना गिर के भी नहीं बैठना चाहिए। आपका एक स्टेटस है और आप अपने मुल्क के आवाम को जब रिप्रेजेंट करें तो आप इतने गिर के ना बात करें, एक डिग्निटी और ऑनर के साथ बात करें। और वही आपने देखा, वो ममालिक शुरू में बड़े नाराज हुए लेकिन बाद में वो अपनी जगह पे आ गए कि अब वो दौर चला गया। अब बात ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे हो जब आपकी बिजली इतनी महंगी है। बात सही है। जब बिजली इतनी महंगी होगी तो आप कर ही नहीं सकते। तो उन हुकूमतों ने, किसी ने भी कोई डैम नहीं बनाया। अगर डैम बन जाते तो आज आपको 1.5 रुपए यूनिट बिजली आप पैदा कर रहे होते। अच्छा जनाब, अब वो हुकूमत आपको चाहे 5 रुपए में दे या 10 रुपए में दे। जब 10 डैम, कुछ पहले के डैम और कुछ इन्होंने अपने शुरू किए। अब इमरान खान का मसला ये है कि वो सियासी तौर पे अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में नहीं होते। वो वही प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। आप देखें 10 डैम का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। जब ये 10 डैम अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती मिलेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, और आपके जो फार्मर्स हैं उनको पानी भी मिलेगा। ठीक है ना। तो ये बिलियन ट्री वाला भी अच्छा है उनका। बिलियन मतलब हर जगह आप देखें, जैतून की काश्त हो रही है। ये 4-5 साल में हम बजाय के एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने के, हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप ये चीजें सोचे कि ये रातों रात हो जाए, नहीं हो सकता। आप देखें कि नवाज शरीफ और जरदारी ने जितना कर्ज लिया पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 82% उन्होंने कर्ज लिया है और खजाने में छोड़ के क्या गए। उनके तो अपने वजीर खजाना अपनी हुकूमत में भाग गए। तो अब आप देखिए, अब अभी भी 80 करोड़ रुपए का एक अकाउंट इनका इसहाक डार का पकड़ा गया है। मकसद आज, अच्छा वैसे जो जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की जो दौलत है, ठीक है, वो इन्होंने लूटी और यहाँ से चले गए, या मुल्क से बाहर इन्होंने वो अपने पैसे इकट्ठे कर लिए, बच्चे, फैमिलीज, बैकअप प्लान सारे बाहर हैं इनके। उन लोगों को पकड़ने के लिए या ऐसे मुजरिमों को मतलब सजा दिलवाने के लिए कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। देखिए ये अदालतें हैं, सिर्फ इमरान खान के कहने से या जितनी रफ्तार के साथ हमारी अदालतें काम कर रही हैं, इस रफ्तार से तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अपनी ज़िंदगी में इन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए देखेंगे।
लेकिन इसमें साथ साथ उन ममालिक की भी जिम्मेदारी है जो गरीब मुल्कों का पैसा अपने मुल्क में जब ये लूट के लेके आते हैं, उनको सियासी पनाह दी जाती है, उनके पैसों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इसमें सबसे सरफ़हरिस्त जो मुल्क है वो बरतानिया है। आप देखें कि न सिर्फ पाकिस्तान, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मॉनेटरी करप्शन होते हैं, जो लोग जो मुजरिम होते हैं वो जाके बरतानिया में पनाह लेते हैं। इंडिया के 5,500 मॉनेटरी करप्टेड लोगों ने सियासी पनाह ली हुई है बरतानिया में, और वो उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहा है, जबकि बरतानिया और इंडिया के दरमियान ट्रीटी ऑफ एक्सट्राडिशन मौजूद है, और सिर्फ उस ट्रीटी के तहत एक ही बंदा मिस्टर पटेल उन्होंने हवाले किया है इंडिया को, ठीक है ना। तो अगर इन मुल्कों को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, और जो गरीब मुल्कों से पैसे लूट के ला के करते हैं। आप देखें नवाज शरीफ ने अपनी सारी ज़्यादा दौलत जो है वो बरतानिया में रखी है, एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स वहाँ मौजूद हैं। तो आपकी अदालतें क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। आपका प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। अदालतों में तो देखें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम जिक्र करते हैं कि इन्होंने ये इन मुजरिमों ने यहाँ पे ये खरीदी हैं, यहाँ पैसे रखे हुए हैं, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। आदि चीजों को तो हम लोग साबित भी नहीं कर पाए, सिर्फ इल्जामात की हद तक ही है। अदालत उन्हें इससे ऑर्डर दे देती, क्या किया जाएगा? जिस पे हाथ डालो अदालत इससे ऑर्डर दे देती। तो फिर हमें एक चीज हमें यहाँ पे इस हवाले से भी बात करनी होगी कि हम हर अपनी मुश्किल का जिम्मेदार जो है वो किसी दूसरे मुल्क को ना ठहराएं कि अमेरिका की वजह से, बरतानिया की वजह से। भाई सबसे पहले तो अपने गिरेबान में हमें झांकने की जरूरत है कि हमारी वजह से क्या क्या है। ऐसे ममालिक दुनिया में मौजूद हैं जो जिनके राब्ते इंटरनेशनली खत्म है, किसी के साथ नहीं है। ईरान की मिसाल दूंगा मैं, उनके अपने मुल्क में सारा कुछ है, और मेरा ख्याल है कि उनके अवाम हमारे अवाम से ज्यादा खुशहाल है। देखिए हमारी अवाम में अगर हमारे लोगों को ये दर्द हो मुल्क का, हमारे लोगों को मुहिब्बे वतनी हो, हमारे लीडरान को इस मुल्क से प्यार हो, तो ये चीज़ हो सकती है जब आप ही सामने वाले को दावत देंगे। आज आप देखें ना अमेरिकन एम्बेसडर का रोल क्या है, वो मिले ना तमाम सियासी पार्टियों से। क्यों? सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्फे का वक्त हो गया। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, और जो मौजूदा मुल्की माशी सूरत हाल है इस हवाले से भी बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब और फारूक डाडी साहब। वक्फे से पहले हमने फारूक साहब से बात की। नदीम साहब, हमने जिस तरह वक्फे से पहले बात कर रहे थे, सर भी कह रहे थे कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका किरदार ऐसा है कि जिसकी वजह से आप कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं? नहीं, अच्छा, तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका मतलब किरदार हमारे नुकसान में है। बरतानिया उन मुजरिमों को पनाह देता है, और मतलब लूटी हुई दौलत को जो है ना बहुत सी जगहों पे जमा किया जा सकता है, तो जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। मगर आप ये देखें, अगर कोई अमेरिका की पॉलिसियाँ या बरतानिया की पॉलिसीज जो है हमारे खिलाफ जा रही हैं, तो कुछ ऐसे ममालिक भी तो हैं कि जो हमारे साथ खड़े। तुर्की है, चीन है, ठीक है, जिनके लिए हम कहते हैं कि जनाब समंदर से भी गहरी और आसमान से भी ऊंची दोस्ती है हमारी चीन के साथ। और मतलब इनसे क्या हमें फायदा हो रहा है? क्या ये भी हमें माशी तौर पे इनके बावजूद हम कमजोर ही हैं इतने मजबूत दोस्तों के, तो फायदा है ऐसे दोस्तों का? देखिए, असल दोस्त है पैसा। अच्छा। जब आपके मुल्क में पैसा होगा ना, मईशत अच्छी होगी, तमाम मुल्क आपके दोस्त होते, और हर मुल्क आता है अपने इंटरेस्ट के साथ। हम मुल्कों को ब्लेम करना छोड़ दें जनाब कि अमेरिका ने ये किया, चीन ने ये किया। देखिए आज भी आप अगर देखें ना, आपका मुल्क गरीब है, इस वजह से आपको चीन का भी वीजा लेना पड़ता है। क्या आप कहना दोस्ती है, पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर खोल दें, कोई वीजा की जरूरत नहीं है, हम भी चाइना जाएं, चाइनीज भी आए, ये होती है दोस्ती। अच्छा, वो कुछ बरामदात के लिए मेरा ख्याल है। देखिए फ्री ट्रेड तो कर दी है ना, तो इंसानों को भी जाने देना। जब मैं जाऊंगा तो कारोबार होगा ना। ये भी सही है। क्या आपको मेरे पाकिस्तानी होने के इतने तो हक होना चाहिए। इमरान खान साहब ने खुद ने कहा था कि मैं पासपोर्ट का वो इज्जत करूंगा कि आपको वीजा की लाइन के लिए खड़े नहीं होना पड़ेगा। तो शुरुआत चले बिस्मिल्लाह करें चाइना के साथ करें कि हमारे आपके इतने ट्रेड बढ़ रहे हैं, सीपैक बढ़ रहा है, ये वीजा सिस्टम खत्म करें, हमारे पाकिस्तानी बॉर्डर के थ्रू चले जाएंगे। कितने गिलगित बल्तिस्तान से हम चाइना चले जाएंगे, चाइनीज लोग इधर आ जाएंगे, कल्चर बढ़ेगा, ट्रेन्स बढ़ेंगी,
ये वीजा सिस्टम तो पूरा खत्म कर दें। सर तुर्की के साथ ताल्लुकात हमारे इस हवाले से अच्छे हुए हैं। तुर्की देखिए, तुर्की ने बहुत वीजा के रिलैक्सेशंस दिए हुए, बहुत आसान है। हाँ। तुर्की का वीजा लेना आसान है, चाइना का मुश्किल है। यहाँ जितने में एक प्लॉट आता है 10 मरले का या 250 गज का, उतने ही पैसों में अगर आप प्लॉट वहाँ पे तुर्की में ले लें तो आपको शहरियत भी मिल रही है। बिल्कुल कुछ ऐसे इन्होंने, बड़े लोगों ने वहाँ फ्लैट और प्रॉपर्टी ली जो किराए पर दी। हमारे पाकिस्तानियों ने टर्की में काफी प्रॉपर्टी ली है। और कोई बहरहाल अब ये रही बात की, ये जो चाइना का कह रहे हैं, मैं कब समझता हूँ कभी कबड़स वक्त है ना, हम माशी तौर पे मुस्तहकम है ना, हमारे यहाँ जो तखरीब कारी चल रही वो। अब आप ने सारी उम्र अफगानिस्तान का साथ दिया, उसके लिए 80,000 लोगों की कुर्बानियाँ दी हमने अफगानिस्तान की वजह से। आज वही अफगानिस्तान में चंद एलिमेंट ऐसे हैं जिनको बाहर से पुष्पनाई है, जो हमारी बाड़गी उखाड़ के ले जा रहे हैं और आज हमें आंखें दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप ये बात सही कह रहे हैं नदीम साहब कि जब आपकी मईशत मजबूत है, आप इकोनॉमी के तौर पे आप मजबूत होंगे तो आपकी इज्जत भी होगी और आपकी बात भी मानी जाएगी। सही। अच्छा नदीम साहब देखिए, अगर आपके दोस्त मजबूत हो ना तो आप भी उनके साथ ऐसे ऐसे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे मजबूत और काबिल दोस्तों के होते हुए भी अगर आप आपके हालात दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छी कंपनी में नहीं हैं। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो है अमेरिका, दूसरा चीन, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दोनों के दोस्त हैं। हाँ। मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, उनका कसूर नहीं है, कसूर उनका नहीं है। हमें माशी तौर पे हम जब तक खुद अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे ना, हम किसी के ऊपर कोई, देखिए कोई किसी का दोस्त नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अल्फाजों के अंदर हम कह देते हैं, किसी ना किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है। हम भी अपना इंटरेस्ट देख रहे होते हैं, मगर सबसे पहली बात हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। मुल्क को बनाना है तो फिर टैक्सेस की तरफ कम, डेवलपमेंट्स की तरफ ज़्यादा आए। डेवलपमेंट्स इस तरह से कि इदारों को खड़ा करें, हुकूमती इदारे काम करने लग जाए ताकि टैक्स का बर्डन ना आए। एग्रीकल्चर को बढ़ाए ताकि खाने पीने की इंपोर्ट ना करना, हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़े ना, हमें दालें इंपोर्ट करना पड़े ना, हमें वो तेल के लिए जो हम सीड्स मंगाते हैं वो हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। हम गाड़ियों की प्रोडक्शन पे खुश ना हो, हम ट्रेन और ट्यूब बनाए ताकि गाड़ियां कम इस्तेमाल करें, ताकि पेट्रोल का इंपोर्ट कम हो, ऑयल का इंपोर्ट कम हो। देखिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज की जरूरत है यहाँ पे। तक रोते हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल ऑयल का बढ़ा है, मगर 70 सालों में हम ऑयल के कंजम्पशन को कम नहीं कर रहे। गाड़ियां बढ़ते जाती हैं, तालियां बजाते हैं हुकूमतें, मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन बढ़ गई, आपकी पीटीआई की हुकूमत मुबारकबाद दे रही है। ये तो शर्म की बात है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। हम मोटरसाइकिल जो कि दुनिया में खतरनाक सवारी है, लोगों की जान से खेल रहे, आपका पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, ऑयल का कंजम्पशन बढ़ रहा है। खुदारा प्लानिंग करें, प्लानिंग करेंगे तो आपको गाड़ियों की प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि ये जो है हमारे यहाँ नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर करें। देखिए, जो भी कहें, आज जो जहाँ पे भी हमारा ये जो ट्रेन सिस्टम बेहतर किया जा रहा है, चाइना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यूके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जहाँ जिस मुल्क ने तरक्की की है उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जब आप बेहतर करेंगे तो आपका इंपोर्ट ऑफ ऑयल जो है ना वो कम हो जाएगा। सही। आपकी जो लाइबिलिटी ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। हम हर चीज कहते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह की जात बड़ी है, मगर खुद भी तो कुछ करना है। हम कहते हैं हो जाएगा। आज क्या किया है? 3 सालों में कितने आपने हुकूमती इदारों को बेहतर किया है? 3 सालों में आपने कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाए ताकि मैं मोटरसाइकिल ना खरीदूं, मैं भी बस में जाऊं। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ट्यूब में और ट्रेन में बैठ के जाते हैं ना लंदन में, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? हमारे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ट्रेन में बैठ के कराची में सफर करेगा, लाहौर में सफर करेगा, पब्लिक बसों में करेगा, मिनिस्टर करेगा, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसा। और जब इन्हीं के बच्चे जो हैं, हमारे हुक्मरानों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और सरकारी अस्पतालों में जब इनके अजीज वह अपना इलाज करवाएंगे तो तब हमारे स्कूल और अस्पताल भी ठीक हो जाएंगे। सर
वक्त कम रह गया है इस हुकूमत की मुद्दत पूरे होने में और मुकाबला बड़ा सख्त है, और जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है हर्डल्स उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, कुछ अपोजिशन की जानिब से आ रही हैं और कुछ ये खुद अपने लिए चुन चुन के जो है ना मुश्किलात लेके आ रहे हैं। तो क्या तजवीज़ हैं ऐसी जो आप चाहेंगे कि इस हुकूमत को होनी चाहिए? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत अपने पूरे 5 साल करेगी। पिछली हुकूमतों ने 5-5 साल किए और ये पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, चाहे कोई भी वजूहत हो। वजह ये कि जितने वादे भी पूरे करेंगे 5 साल पूरे होते चलता रहेगा, इंशाल्लाह करेंगे। सिस्टम चलता रहेगा तो इस्टेब्लिशमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो जाएगा। और एक अच्छी खबर आपको सुनाऊं कि इंशाअल्लाह ताला रशिया जो है वो $4 अरब के पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करेगा। माशाल्लाह, ये जबरदस्त, बहुत अच्छी खबर है। ऐसी अच्छी खबर के साथ जो है हम दोस्तों से इजाजत लेते हैं, क्योंकि बड़े काफ़ी देर से हम बात कर रहे हैं और अच्छी खबरें जो है ना कम कम ही आई हैं, तो इस अच्छी खबर के साथ में ना प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। थैंक यू सो मच फारूक साहब, तशरीफ लाए। नदीम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और हम दुआ गो हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिशें रंग लाएं, अवाम तक जो है वो समरात जो है वो पहुँचे, अवाम को फ़ायदा होना चाहिए, अवाम को खुशहाल होना चाहिए, और यही कामयाबी है हुक्मरानों की भी और इन हुकूमतों की भी, अगर अवाम खुश होंगे तो। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को इजाजत। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।